माँ, मुझे नहीं खाना है। रोज रोज यही नींबू का अचार और पराठे लेकर खड़ी हो जाती हैं आप सामने। अरे सब्जियां क्यों नहीं बनाती हैं? ना मुझे इस घर में रहने की इच्छा होती है और ना ही अब यहाँ कुछ खाने पीने का मन होता है। हे भगवान, कैसे घर में मेरा जन्म हो गया। वही घिसा पिटा सा खाना लेकर सामने खड़ी हो जाती हो तुम। खाना देखकर तो जैसे भूख मर जाती है। खा लेना बेटा, ले आज खा ले, कल मैं तेरी पसंद का कुछ बना दूंगी। खा ले बेटा, ऐसे भूखे पेट घर से नहीं जाते हैं। माँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। ये थाली लेकर हट जाओ, वरना गुस्से से मैं थाली ही फेंक दूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते बेटा, अनाज का इस तरह से अपमान नहीं करते। माँ, बहस मत करो, हटो सामने से, जाने दो मुझे। एक तो तुम्हारी वजह से मेरी सारी जिंदगी ही खराब हो गई। ना अच्छी पढ़ाई कर पाया और ना ही अच्छी नौकरी मिल पाई। बेटा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो पूरी कोशिश की, अपनी सारी जमा पूंजी तेरी पढ़ाई में लगा दी कि तू अच्छे से पढ़ लिख ले और कोई अच्छी नौकरी तुझे मिल जाए। हाँ हाँ, वही घिसी पिटी कॉलेज में पढ़ाया ना तुमने मुझे। अगर किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाया होता तो अच्छी नौकरी मिलती। अब हटो माँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। सरला, सरला, अरे बहन तुम आओ ना, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ बैठो। सरला, ये बनावटी हंसी हंसने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। विशाल तुम्हारे साथ कितनी बदतमीजी करता है, तुम्हारी तो जरा भी इज्जत नहीं करता। अरे नहीं बहन, वो ऐसी बात नहीं है, आज जरा सा उसका दिमाग खराब है ना, इसलिए। ऐसे तो वो मुझसे बहुत प्यार करता है। सरला, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है सरला, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और इससे पहले भी मैंने कई बार सुना था अड़ोस पड़ोस वालों से कि विशाल तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी करता है। तुम विशाल को रोकती क्यों नहीं? कैसे रोकूं बहन, कैसे रोकूं, क्या कहूँ? विशाल के इतने सारे सवाल होते हैं ना कि मेरे पास जवाब नहीं होते, इसलिए क्या करूं मैं? सही तो कह रहा है, हमारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पास इतने रुपए नहीं थे कि मैं अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा पाती, उसे अच्छी जिंदगी दे पाती। लेकिन तुमने अपने बेटे के लिए कितना कुछ किया, तुमने माँ होने के पूरे फर्ज निभाए। लेकिन तुम्हारा बेटा तो कितना बदतमीज है, कितनी बदतमीजी कर रहा है तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ इसीलिए चुप हूँ कि अगर मैं उससे ज्यादा सवाल जवाब करती हूँ तो फिर से अपने पापा के बारे में पूछ बैठता है और तब मेरे पास सच में कोई जवाब नहीं होता। सरला बहन, क्या जीजा जी की कोई चिट्ठी नहीं आई अब तक? नहीं बहन, उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई और ना ही कोई फोन आया। मैं तो हर सुबह बस इसी उम्मीद में उठती हूँ कि आज उनकी खबर आएगी, कल आएगी, लेकिन ना ही उनका कोई फोन आता है, ना ही कोई उनकी चिट्ठी आती है। कितने साल बीत गए बहन, जब विशाल 7 साल का था तभी उसके पापा शहर गए हुए थे, यह बोलकर कि वह विशाल के भविष्य के लिए अच्छे रुपए कमाना चाहते हैं। 4-5 साल तो उन्होंने रुपए भी भेजे और उनकी चिट्ठियां भी आती रही, लेकिन उसके बाद अचानक ना ही उनका कभी कोई कॉल आया और ना ही कभी उनकी कोई चिट्ठी आई। लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक तसल्ली सी है, ऐसा लगता है कि वह है और हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन वह किसी मजबूरी में होंगे, इसलिए हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तो मैं अपना माथा सजा कर रखती हूँ। हाँ सरला, मुझे भी यकीन है जिया जी है कहीं ना कहीं, लेकिन वह किसी मजबूरी के चलते अपने परिवार वालों से कोई संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वह सब तो ठीक है बहन, पर विशाल का ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ, यह तो ठीक नहीं है ना। तुमने विशाल के लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम जीजा जी के साथ नहीं गई, यह बोलकर कि तुम यहाँ रहोगी तो विशाल की एक जगह अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो पाएगी। और जीजा जी ने जब रुपए भेजना बंद कर दिया तब तुमने दूसरों के कपड़े सिले, दूसरों की साड़ियों में पीको फॉल किया और जैसे तैसे रुपए कमाकर तुमने विशाल की परवरिश की। खुद भूखा रहकर विशाल को खिलाया, लेकिन विशाल जब होश संभाला और कमाने लगा तब तुम्हारे उस त्याग और समर्पण को भूल गया है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ बहन, विशाल तो मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। मैं किसी भी चीज के लिए बोलूं वो मना ही कर देता है, मेरी हर एक बात उसे बुरी ही लगती है। हाँ सरला बहन, वह तो देखा है मैंने विशाल का व्यवहार। मैं तो कहती हूँ कि कोई अच्छी सी सुसंस्कारी लड़की देखकर ना तुम जल्दी से विशाल की शादी कर दो। हो सकता है बहन कोई संस्कारी बहू तुम्हारे घर आ जाए और विशाल की ऐसी हरकतों पर काबू पा ले, क्योंकि विशाल तो तुम्हारी बात कभी नहीं सुन सकता और ना ही कभी तुम्हारी बात मानेगा। इसीलिए सबसे अच्छा है कि तुम संस्कारी लड़की ढूंढ के जल्दी से जल्दी विशाल की शादी कर दो। हाँ बहन, वैसे विशाल भी अब पूरे 24 साल का हो गया है, शादी की उम्र तो हो ही गई है उसकी। लेकिन क्या वो मेरी बात मानेगा? अरे क्यों ना मानेगा बहन, अरे वैसे भी आजकल तो इस उम्र में सब लड़के की वो क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड बन जाती है। हो सकता है विशाल की भी कोई गर्लफ्रेंड हो जिससे विशाल शादी करना चाहता हो, तो विशाल से बात करके देख लो। अगर वो अपनी पसंद की भी लड़की से शादी करना चाहता है ना तो जल्दी से विशाल की शादी करा दो। हाँ बहन, आइडिया वैसे बहुत अच्छा है, आज शाम को विशाल आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। और सुनो, अगर विशाल की कोई गर्लफ्रेंड ना हो ना तो मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की है कल्पना, वह बहुत ही अच्छी संस्कारी लड़की है। अगर विशाल हाँ कहे तो हम उसी से बात चलाएंगे। ठीक है बहन, मैं कल बताती हूँ तुम्हें। ठीक है सरला बहन, चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ये है सरला जी का एक लौता बेटा है विशाल, जो कि 24 साल का हो चुका है। सरला जी और सुशील जी की शादी गांव में ही
पूरे परिवार की रजामंदी से धूमधाम से हुई थी। लेकिन सुशील जी के पास गांव में ना ही कोई पुश्तैनी मकान था और ना ही कुछ जमीन जायदाद थी, इसलिए सुशील जी शुरू से ही बाहर रहकर काम करते थे। सुशील जी कभी इस शहर से उस शहर में रहते या कभी इस देश से उस देश में रहते थे, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चे के लिए उन्होंने इंदौर में एक स्थायी मकान बनवा दिया था। उसी मकान में सरला जी अपने बेटे विशाल के साथ रहती थी। जब सुशील जी गुजरात में किसी बड़ी कंपनी में रहकर काम कर रहे थे तो उसी समय गुजरात में सुनामी आई थी, जिसके बाद से सुशील जी का कोई पता नहीं था। बस बेचारी सरला जी अपने पति के इंतजार में जी रही थी। उसे यकीन था कि आज नहीं तो कल उसके पति वापस जरूर आएंगे। जब तक सुशील जी ने रुपए भिजाए तब तक तो सरला जी का अच्छा खासा गुजारा हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने रुपए भिजवाने बंद कर दिए तो सरला जी को गुजारा करना मुश्किल हो गया था। फिर भी उन्होंने बहुत मुसीबत काट के अपने बेटे विशाल को अच्छे से पढ़ाया लिखाया और विशाल अब एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। लेकिन फिर भी विशाल अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा करता था। विशाल हर चीज का दोषी अपनी माँ को ही ठहराता था। सरला जी को अपने पड़ोसन की सलाह अच्छी लगती है और वह अपने बेटे विशाल की शादी के बारे में सोचने लगती है। हेलो, हाँ काजल। हाँ, तुम्हारा बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ। अरे मैं बिल्कुल ठीक समय में पहुँच जाऊंगा। लगता है विशाल पहले से किसी को पसंद करता है। विशाल, विशाल बेटा। अच्छा ठीक है, मैं पहुँच जाऊंगा। क्या है माँ, पीछे से आकर क्यों टोक रही हैं आप मुझे? देख नहीं रही थी कि मैं फोन में बात कर रहा था किसी के साथ? सुनो बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। इस घर को बहू की जरूरत है। अच्छा, जब इस घर को एक पिता की जरूरत थी तब तो आपने मेरी जरूरत पूरी नहीं की, फिर अभी आपको बहू की जरूरत लग रही है। मैं आपकी बहू की जरूरत क्यों पूरी करूं? बेटा वो मेरी मजबूरी थी, तब की कंडीशन कुछ और थी बेटा। लेकिन अब तुम्हारी उम्र भी हो चली है तो तुम्हें तो अपने लिए शादी कर लेना चाहिए। देखो, तुम शादी करोगे, तुम्हारी गृहस्थी बनेगी, तुम्हारा परिवार बढ़ेगा। मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ बेटा। हाँ, कर लूंगा। बेटा अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो बताओ, नहीं तो मैं पता करती हूँ रिश्तेदारी में। बस माँ, कौन सी रिश्तेदारी? कैसी रिश्तेदारी? अरे कौन से रिश्तेदार हैं हमारे? इतने सालों से हमने कैसे कैसे दिन देखे, कोई रिश्तेदार तो मुंह उठाकर आया नहीं। फिर मेरी शादी की जिम्मेदारी आप रिश्तेदारों पर क्यों सौंपेंगे? मैं अपने लिए खुद ही लड़की पसंद कर लूंगा और ये तामझाम की शादी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ना ही मेरे पास इतने फालतू के रुपए हैं कि मैं रिश्तेदारों को बुलाकर खाना खिलाऊं। मैं सिंपल कोर्ट मैरिज कर लूंगा काजल से। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। तुम चाहे अपनी पसंद से करो चाहे सिंपल कोर्ट मैरिज करो, लेकिन बस तुम शादी कर लो, बस मेरी यही तमन्ना है। माँ, शादी मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं काजल से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ। और एक बात और, काजल इस घर में मेरी पत्नी बनकर रहेगी, ना कि आपकी बहू और ना ही आपकी नौकरानी। काजल को जैसे जीना है वो वैसे जिएगी, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं काजल के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। नहीं बेटा, मुझे कोई समस्या नहीं है। काजल को जैसे रहना है वो वैसे रहे, वो उसका ही तो घर है। हे भगवान, कैसी किस्मत है मेरी, ना ही पति का प्यार मिल सका और ना ही बच्चे से सम्मान। मैं अपने बेटे पर कितना प्यार लुटाती हूँ, कितनी ममता बरसाती हूँ, लेकिन फिर भी विशाल मुझे दुश्मन की तरह देखता है। मेरी कोई इज्जत नहीं है उसकी नजरों में, वह सिर्फ अपने लिए जी रहा है। ठीक है बेटा, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता को माता कभी नहीं हो सकती। मैं तो तेरे लिए ही जी रही हूँ, तेरी खुशी के लिए जी रही हूँ। कम से कम तूने शादी के लिए हाँ तो कह दिया। हो सकता है कि तू मुझे कभी नहीं समझ पाया, लेकिन आने वाली बहू काजल शायद वो मुझे समझ ले। मैं अभी देव की बहन को यह खबर देकर आती हूँ। अरे सरला बहन तुम? हाँ बहन, मैं तुम्हें कुछ बताने आई थी। अरे आओ ना, बैठो। अरे नहीं बहन, अभी बैठूंगी नहीं मैं, घर में बहुत काम है, साफ सफाई करनी है, नई दुल्हन की स्वागत की तैयारी करनी है। क्या विशाल ने शादी के लिए हाँ कह दिया? हाँ बहन, विशाल ने शादी के लिए तो हाँ कह दिया, लेकिन वह अपनी कोई पसंद की लड़की है काजल, उसके साथ सिंपल कोर्ट मैरिज करना चाहता है। क्या ये क्या कह रही हो तुम? हाँ बहन, जो भी हो, मैं चाहती हूँ बस उसकी गृहस्थी बच जाए। उसने तो मुझसे साफ साफ कह दिया है कि काजल उस घर में सिर्फ उसकी पत्नी बनकर आ रही है, ना कि मेरी बहू या मेरी नौकरानी। हाय राम, कैसे बदतमीज लड़का है ये। जाने दो बहन, कम से कम वो शादी के लिए हाँ तो कह दिया, नहीं तो मुझे तो डर लग रहा था कि वह फिर से अपने पापा वाली बात लेकर न बैठ जाए। हाँ ठीक ही है बहन, अगर तेरी किस्मत में बहू बेटे का सुख लिखा होगा तो बहू के आ जाने के बाद तुझे सुख मिल जाएगा, नहीं तो जिंदगी भर बस बहू बेटे की तिरस्कार ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब बहू ही इज्जत नहीं करेगा तो बेटा क्या इज्जत करेगा। ना करे बहन, अब तो इज्जत पाने की कोई इच्छा भी नहीं है, बस मैं अपने बेटे बहू को खुश देखना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच में बहन, बहुत खराब किस्मत है तुम्हारी, ईश्वर बस तुम्हारी ही परीक्षा ले रहा है, तुम्हें कहीं से भी कोई सुख नहीं मिला आज तक। लेकिन हो सकता है कि जो बहू आ रही है वह संस्कारी हो, गुणवान हो और वह विशाल को सुधारे और विशाल भी उसकी बात मानकर तुम्हें पूरा मान सम्मान दे, तुम्हारी बात माने। ठीक है ना बहन, जो तकदीर में लिखा हो वही होगा। बस मुझे इसी बात की तसल्ली है कि विशाल शादी के लिए तैयार हो गया है।
सरला जी इस बात से बहुत खुश थी कि विशाल शादी के लिए तैयार है और वह अपनी ही पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है। धीरे धीरे 15 दिन का समय बीत जाता है और 15 दिनों के बाद विशाल अपनी गर्लफ्रेंड से सिंपल कोर्ट मैरिज कर लेता है और उसे दुल्हन बनाकर घर ले आता है। सरला जी भी उसके आने से बहुत खुश थी। उसे उम्मीद थी कि काजल बहुत ही समझदार और संस्कारी होगी और उसके अकेलेपन और उसके दुख को समझेगी। काजल को देखने से और बातचीत से तो यही लग रहा था कि सच में काजल बहुत ही संस्कारी और बहुत ही सभ्य लड़की है। आओ बेटा, तुम्हारा स्वागत है इस घर में। आज से यह तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहो वैसे रहोगी यहाँ। ओ गॉड मम्मी, ये क्या ड्रामा लगा रखा है आपने? ये थाली वाली लेकर क्यों खड़ी हैं आप यहाँ सामने? आप हटिए, जाने दीजिए हमें अपने कमरे में, बहुत थकान हो रही है। विशाल, ऐसा मत बोलो, यह तो हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है। जब नई बहू ब्याह कर घर आती है तो उसका इसी तरह से स्वागत किया जाता है और यह बहुत शुभ भी होता है। इसीलिए आप मम्मी जी को ऐसा कर लेने दीजिए। इस तरह से बीच में टोका नहीं करते, अपशगुन होता है। काजल की बात सुनकर सरला जी और देवकी जी बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सच में काजल तो बिल्कुल वैसी है जैसी बहू की उन्हें तलाश थी। फिर सरला जी ने बहुत ही धूमधाम से अपनी बहू का स्वागत किया, आरती उतारी, तिलक लगाया। उसके बाद उसका गृह प्रवेश करवाया। गृह प्रवेश के बाद काजल विशाल के साथ अपने कमरे में चली जाती है और इधर सरला जी और देवकी जी बैठकर बातें करने लगते हैं। लगता है बहन, तुम्हारी किस्मत खुल गई। अब तुम्हारे जीवन में दुखों का अंधेरा छट जाएगा और सुख की रोशनी आएगी। काजल बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की लगी मुझे। हाँ बहन, जैसे मैंने सोचा था काजल बिल्कुल वैसी ही है। अब यही विशाल को ठीक करेगी। चलो अच्छा है बहन, बस तुम अपनी बहू को खूब प्यार देना और उसे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस मत होने देना। बिल्कुल उसे इस तरह से रखना जैसे तुम उसकी सास नहीं बल्कि उसकी माँ हो। देखो, अगर प्यार चाहिए तो प्यार देना भी तो पड़ता है। हाँ बहन, मैं काजल को खूब प्यार दूंगी, उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ठीक है बहन, अभी तो मैं जा रही हूँ। कल जब बहू की पहली रसोई होगी तब मुझे बुलाना। देखे तो जरा कि काजल क्या बनाती है पहली रसोई में। ठीक है बहन। देवकी जी अपने घर चली जाती है और दूसरे दिन जब काजल सुबह सोकर उठती है तो सरला जी काजल से पूछती है, वैसे तो मैंने सुबह का चाय नाश्ता बना दिया है, लेकिन दोपहर के समय काजल से कहूंगी कि वह पहली रसोई की रस्म पूरी कर ले। अरे काजल बेटा, उठ गई तुम? हाँ मम्मी जी, उठ गई। ये बताइए, नाश्ते में क्या बनाया है आपने? सुबह मुझे जल्दी नाश्ता करने की आदत है। हाँ बेटा, मैंने नाश्ते में बनाया है ना, देखो आलू के पराठे सेके हैं, खा लो गर्मा गर्म। ओके, अभी तो मैं ये ले लेती हूँ, लेकिन मम्मी जी प्लीज इतना हैवी नाश्ता मत बनाया कीजिए आप सुबह। इतने हैवी नाश्ते की आदत नहीं है। मेरा मतलब आप डेली मॉर्निंग में ना सुबह नाश्ता में या तो अप्पे बना लिया कीजिए, उपमा बना लीजिए या फिर हल्के से पोहे बना लीजिए, बट ये आलू के पराठे तो मत ही बनाया कीजिए। ठीक है बेटा, मैं बना दिया करूंगी, लेकिन देखो दोपहर के समय तुम्हें पहली रसोई की रस्म पूरी करनी है। पहली रसोई में क्या बनाओगी तुम? ओ गॉड मम्मी जी, अब हो तो गए ना, कितने रस्म रिवाज पूरे करेंगे आप? और वैसे भी दोपहर के समय मैं इनके साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, इसलिए रस्म और सुना आप ही पूरी कर लेना। अभी तो मुझे नाश्ता दो, सुबह सुबह ऐसा दिमाग मत खाया करो। बहू की बात सुनकर तो सरला जी के जैसे होश ही उड़ गए। जो लड़की कल तक रस्म रिवाज और भारतीय संस्कृति की बात कर रही थी, वह आज अचानक इतनी मॉडर्न कैसे हो गई? काजल नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, क्या सोचा था और ये सब क्या हो रहा है? माँ, मेरी कॉफी कहाँ है? आपको मालूम है ना कि मैं 2 बार कॉफी पीता हूँ। बेटा, काजल से बोलना, काजल बनाकर दे देगी तुझे। पता नहीं अजीब सा लग रहा है आज मुझे। वाह माँ वाह, तुम भी कितने ड्रामेबाज हो। घर में बहू के आई, तुम्हारे तो ड्रामे शुरू हो गए। अरे मैंने तो पहले ही कहा था ना कि काजल इस घर में सिर्फ मेरी पत्नी बनकर आएगी, आपकी नौकरानी नहीं। कॉफी देना आपका काम है, काजल का नहीं। लेकिन बेटा, वो तुम्हारी पत्नी है। हाँ हाँ पत्नी है, वो मेरी नौकरानी नहीं। अब जल्दी से कॉफी दो, ज्यादा बहस मत करो। क्यों मम्मी जी, आपने तो मुझसे कहा था कि ये घर मेरा है, मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूँ, लेकिन आप तो मुझे काम बताने के बहाने ढूंढ रही हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? सच में ये घर तुम्हारा है, तुम जैसे रहना चाहती हो वैसे रहो। कोई बात नहीं, तुम कोई काम नहीं करना चाहती हो तो मत करो, सारा काम मैं ही कर लूंगी, लेकिन बस तुम खुश रहो। अरे माँ, तुम खुश रहने दोगी तभी तो हम लोग खुश रहेंगे। ऐसा मत कहो बेटा, मैं तो बस तुम लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। एक काम करो, आपसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। काजल जाओ तैयार होकर आओ, हम लोग बाहरी चाय नाश्ता कॉफी सब कुछ कर लेंगे। यहाँ रहकर अपना दिमाग खराब करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। बहू बेटी की बात सुनकर बेचारी सरला जी बहुत ही दुखी हो जाती है। वह सोचने लगती है कि अब उसके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब तो यह आए दिन का हो गया था। काजल घर का कोई काम नहीं करती, घर का सारा काम सरला जी ही करती। और घर का सारा काम करने के बावजूद भी हमेशा काजल अपनी सास सरला जी को ताने ही मारती, कहती कि
वह उन लोगों को सुख से रहने ही नहीं दे रही है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और बीतते समय के साथ सरला जी बहुत ही कमजोर हो रही थी, क्योंकि ना ही सही खान पान था और ना ही सही समय में दवाई गोली मिल पा रही थी। हे भगवान, ये क्या मेरे हाथ से छूटकर कब गिर गया? अगर बहू देखेगी तो अभी मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। ये क्या तमाशा है मम्मी जी? क्या नाटक लगा के रखा है आपने? अरे आपने इतना सुंदर कप का सेट तोड़ दिया, पूरा सेट बिगाड़ दिया। आपसे कोई काम वाम तो होता नहीं है। वो बहू, आजकल इस चश्मे से बहुत धुंधला दिखाई देता है, बहुत सालों पुराना चश्मा हो गया है ये। विशाल से बोलकर नया चश्मा बनवा दो। ओहो, नया चश्मा बनवा दे? क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? और वैसे भी आपको क्या देखना है इस चश्मे से? ना आप टीवी देखती, ना आप अखबार पढ़ती, फिर क्या करेंगी नए चश्मे का आप? और घर के काम तो इतने करीब से करती हैं कि बिना चश्मे के भी कर सकती हैं, लेकिन ये कप आप तोड़ना जानबूझकर करती हैं आप। फिजूल खर्च के लिए हमारे पास 1 रुपए भी नहीं है, इसीलिए आप फिजूल खर्च के बारे में सोचना भी मत। यहाँ रहकर अच्छे पहनने को मिल रहा है और अच्छा खाने को, इससे ज्यादा आपको चाहिए भी क्या? वह तो शुक्र मनाओ मेरा जो मैं आपको यहाँ रहने दे रही हूँ, नहीं तो मैं चाहूँ तो आपको इस घर से भी निकाल सकती हूँ मैं। वैसे भी दिन ब दिन आप हम पर बोझ बनते जा रही हैं। क्या है माँ, सुबह सुबह मेरी पत्नी को आप इतना परेशान क्यों कर रही हो? सच कहूँ विशाल, तुम्हारी माँ से तो मेरा सुख बर्दाश्त ही नहीं होता। कहाँ कहती थी कि ये घर मेरा है, मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूँ, लेकिन असलियत तो यह है कि ये आज भी मुझे बहू समझती है और बहू ही की तरह ये मुझ पर अत्याचार करना चाहती है। वह तो मैं इनके अत्याचार सह नहीं रही हूँ, नहीं तो यह चाहे तो मुझे इस घर की नौकरानी बना दे। अब देखो ना, नया नाटक कहती है हमें नया चश्मा बनवा के दे दे। क्या माँ, क्यों हमें चैन से नहीं जीने देती? अरे चुपचाप खाओ और पड़े रहो किसी कोने में। ये नए चश्मे का शौक कहाँ से पड़ गया तुम्हें? क्या तुम ऑफिस जाना चाहती हो? चलो स्वीटहार्ट, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी ब्यूटी खराब हो जाएगी। हे भगवान, और कैसे कैसे दिन देखने लिखे हैं किस्मत में। क्या सोचा था और क्या हो गया? जिस बेटे के सुख के लिए, जिस बेटे के शौक पूरे करने के लिए मैंने अपने पैर की पायल से लेकर गले का मंगलसूत्र तक बेच दिया, वही बेटा आज मुझे बोझ से ज्यादा कुछ नहीं समझ रहा है। मेरे चश्मे तक बनवाने के लिए इसके पास रुपए नहीं है और हर दूसरे दिन पार्टी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए इसके पास पैसे हैं। वह तो अच्छा हुआ कि इन्होंने कम से कम यह मकान तो हमें बनवा कर दे दिया, नहीं तो मैं कहाँ जाती। अब तो यह आए दिन का हो गया था। अब धीरे धीरे काजल अपनी सास को बोझ से ज्यादा कुछ नहीं समझ रही थी। वह तो बस अपनी सास को घर से निकालने के बहाने ढूंढ रही थी, क्योंकि अब सरला जी से घर के ज्यादा काम नहीं होते थे और अक्सर उनसे कुछ न कुछ टूट फूट होते रहता था। इसलिए काजल बहाने ढूंढ रही थी कि वह किसी भी प्रकार से सरला जी को घर से बाहर निकाल दे। विशाल, विशाल बहुत हो गया। अब तो इस घर में या तो तुम्हारी मम्मी रहेगी या मैं रहूंगी। अरे क्या हुआ? तुम्हारी माँ को मैंने कहा कि मेरा एक जोड़ा ड्रेस प्रेस कर दो, उन्होंने तो जानबूझकर मेरी ड्रेस जला दी। क्या माँ ने जानबूझकर तुम्हारी ड्रेस जला दी? सच में इस माँ ने तो ना हमारा जीना हराम करके रख दिया है। मैं तो कहती हूँ अब उनकी ना इस घर को कोई जरूरत नहीं है। या तो उन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो या फिर किसी मंदिर के सामने बैठने को कह दो, नहीं तो वह हमें चैन से जीने ही नहीं देगी। वैसे भी आप चाहते हैं ना कि हम जल्दी बेबी प्लान कर लें, लेकिन सुन लीजिए, अगर आपकी माँ इस घर में रहकर इसी तरह खटर पटर करती रही ना, तो हम ना ही कभी बेबी प्लान कर सकते हैं और ना ही हम अपना कभी ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। ओके स्वीटहार्ट, टेंशन मत लो, मैं कह दूंगा माँ से कि वो अपनी व्यवस्था कहीं कर ले, निकल जाए हमारे घर से। विशाल भी काजल की बातों में आ गया और अपनी माँ को घर से निकल जाने को कहने लगा। माँ, तुमने जानबूझकर काजल की ड्रेस जला दी? नहीं बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं जलाई। पता नहीं, समझ नहीं आया, प्रेस तो कर रही थी, कैसे अचानक काजल बहू की ड्रेस प्रेस से चिपक गई। झूठ मत बोलो मम्मी जी, सब जानती हूँ मैं। जलती हैं आप मुझसे। मैं जब पार्टी में वेस्टर्न ड्रेस पहनकर जाती हूँ तो आपको जलन होती है, क्योंकि कई बार आपने मुझे टोका भी तो था कि मुझ पर वेस्टर्न ड्रेस अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं बहू, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। ऐसे इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। मैंने तो पहले दिन से ही कहा था तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो। माँ, बकवास करना बंद करो। तुमने हमारा जीना हराम करके रखा है, तुम हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती? या तो तुम हमें चैन से जीने दो या तुम यहाँ से कहीं निकल जाओ। क्या ये क्या कह रहा है बेटा तू? मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर के अलावा मेरा कोई और दूसरा घर नहीं है बेटा। मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? ऐसा मत करो, मुझे अपने आप से दूर मत करो। वैसे भी साथ रहने का कोई मतलब ही कहाँ है? ना आप कोई काम ढंग से कर सकती हैं और ना ही आप खाना पीना ढंग का बना सकती हैं। आपके होते हुए भी हमें खाना होटल से ही बुलाना पड़े तो फिर आपके होने का क्या मतलब है? एक तो वैसे ही तोड़ फोड़ मचा कर रखा है आपने। हाँ माँ, मैं भी ना ये रोज रोज की किचकिच से बहुत परेशान हो गया हूँ। वैसे भी अरे दुनिया में कितनी सारी जगह तो है, वृद्धाश्रम है, मंदिर है, कहीं भी जाकर आप रह सकती हैं। जाइए यहाँ से और हमें चैन से रहने दीजिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो बेटा, मुझे अपने आप से दूर मत करो बेटा।
तुम्हारे पापा के बाद तुम्हें तो मेरे जीने का सहारा हो। ओहो, अभी नया ड्रामा शुरू कर दिया आपने। काजल, जाओ जल्दी माँ का सामान ला कर दो इन्हें, नहीं तो ये ऐसी ड्रामा मचाएंगी यहाँ। ओके, अभी ले आई। ऐसा मत कर बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, कोई सामान नहीं जो पुराना हो जाने पर घर से बाहर निकाल कर फेंक दो। ऐसा मत करो बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी बेटा। माँ, आप जानती है ना मुझे ड्रामा श्रामा ना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बेकार में ड्रामा मत करो। अरे इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी जा सकती हैं। जैसे पापा चले गए वैसे आप भी चले जाओ और लौट कर दोबारा आना भी मत। ये लो अपना सामान और चली जाओ, हमें चैन से रहने दो। अपने बेटे बहू के ऐसे व्यवहार से बेचारी सरला जी टूट जाती है और अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर सरला जी की सहेली देवकी जी आती है। सरला बहन, ओ सरला बहन। क्या है आंटी, क्या काम है आपको? अब आपकी सरला बहन यहाँ नहीं रहती। क्या क्या मतलब बहू कि सरला यहाँ नहीं रहती? तो कहाँ रहती है सरला? हमें नहीं मालूम, अब उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए दोबारा आप उस अब सरला बहन को पूछने यहाँ मत आइएगा। अब जाइए यहाँ से। छी, जैसा पति वैसी पत्नी, कितनी बदतमीज औरत है ये। अरे बेचारी सरला बहन पर तुम लोगों ने कितना अत्याचार किया, उस पर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, उसे घर से निकाल दिया। अरे एक माँ की हाय बद्दुआ लगेगी, कभी खुश नहीं रहोगे तुम लोग। हाँ हाँ, जाओ जाओ, यहाँ लेक्चर मत दो, हमें किसी की दुआओं की जरूरत नहीं है, हम ऐसे अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। बेचारी सरला जी वहाँ से चली जाती है और वह एक मंदिर में जाकर पनाह ले लेती है, जहाँ वह मंदिर की साफ सफाई करती है, पूजा करती है और वही मंदिर में जो कुछ भी चढ़ाया जाता है वही खाकर वह मंदिर में सो जाती है। सरला जी की सहेली देवकी जी ने उन्हें अपने घर लाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह देवकी जी के घर आने से मना कर देती है। धीरे धीरे 2 साल का समय बीत जाता है और एक दिन अचानक देवकी जी के घर में सरला जी के पति सुशील जी आते हैं। जीजा जी, आप इतने सालों बाद? हाँ देवकी बहन। लेकिन इतने सालों तक आपने सरला दीदी से कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई चिट्ठी नहीं भेजी, फिर अचानक? क्या बताऊं बहन, सब ईश्वर की माया है। अरे पिछले कई सालों से मैं कोमा में था, एक रोड एक्सीडेंट की वजह से मेरी याददाश्त भी चली गई थी, और जब मेरी याददाश्त वापस लौटी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, तब मुझे अपना घर परिवार याद आया और तब मैं भागते हुए वापस यहाँ इंदौर आ गया। लेकिन जब मैं घर पहुँचा तो घर में ताला लगा हुआ था। सरला कहाँ गई है? सरला जी पर जो भी बीता था वह देवकी बहन सुशील जी को सारी घटना बता देती है, जिसे सुनने के बाद सुशील जी को बहुत गुस्सा आता है और वह सीधे मंदिर पहुंच जाते हैं। लेकिन इधर सुशील जी के बेटे बहू को मालूम चलता है कि सुशील जी वापस आ चुके हैं और अब उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। सरला, सरला देखो मैं आ गया हूँ वापस। आप इतने सालों बाद कहाँ थे? आप इतने दिनों तक आपने मुझे अकेला कर दिया। सरला, अब तुम्हारे दुख भरे दिन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ और मैंने गुजरात में अपनी बड़ी बड़ी 2 फैक्ट्रियाँ खड़ी कर चुकी है। मेरे पास अपने 3-3 मकान हैं, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत विशाल ने किया है ना, मैं उस दुष्ट नालायक को कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही सरला जी के बेटे बहू को मालूम चलता है कि सुशील जी वापस आ चुके हैं, वह भी करोड़ों की संपत्ति के साथ, तो वह भागते हुए दोनों मंदिर आ जाते हैं। माँ, माँ, मम्मी जी, मम्मी जी। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपको घर से बाहर निकाल दिया। मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस है माँ, मुझे माफ कर दो। हाँ मम्मी जी, गलती तो हमें सब बच्चों से ही होती है ना, आप हमारी गलतियाँ भुलाकर हमें माफ कर दीजिए और गले से लगा लीजिए। नहीं सरला, ऐसे औलादों से तो बे औलाद होना अच्छा है। अरे इन लोगों ने तुम्हें बुढ़ापे में धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, तुम इन लोगों से तुम्हें 2 रोटी खिलाते नहीं बनी, और जैसे पता चला कि अब पिता करोड़ों की संपत्ति लेकर वापस आ गए हैं, तो यह लोग गिरगिट की तरह रंग बदल कर तुमसे माफी मांगने आए हैं। नहीं बहन, आखिर है तो मेरे बच्चे ना, मैं इन्हें माफ कर देती हूँ। नहीं सरला, अब हमें इन दुष्टों से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है। मैं तुम्हें लेकर यहाँ से गुजरात चला जाऊंगा, इन लोगों से अब हमारे कोई संबंध नहीं है। हाँ जीजा जी, आप सरला जी को लेकर यहाँ से चले जाइए, इन दुष्टों का कोई भरोसा नहीं है। मेरे आँख के देखते में इन दोनों ने कितना अत्याचार किया है सरला जी पर। अरे मैंने देखा है कि अपने बेटे के सुकून और सुख के लिए सरला बहन ने अपने गले का मंगलसूत्र तक बेच दिया, अपने हाथ की चूड़ियाँ बेच दी, लेकिन इस दुष्ट औलाद ने तो अपनी माँ को कभी खुशी दी ही नहीं, कभी मान सम्मान नहीं दिया। और उससे भी ज्यादा दुष्ट है इसकी पत्नी। अरे यह तो एक औरत है, लेकिन औरत होते हुए भी कभी इसने औरत का दुख दर्द नहीं समझा। जैसा पति वैसी पत्नी। हाँ, मैं सिर्फ सरला को लेने आया हूँ। मैं चाहूँ तो अभी अपना घर तुमसे वापस ले सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। चलो सरला, अब हम लोग लौटकर यहाँ कभी नहीं आएंगे। चलिए जी, जाओ बहन, हमेशा खुश रहना। मैं ना कहती थी अगर किस्मत में सुख लिखा है तो कहीं से भी तुम्हें सुख मिल जाएगा। अब तुम बहुत सुखी रहोगी, तुम्हारा बुढ़ापा सुखमय होगा। और जीजा जी, आप दीदी को हर खुशी देना, उन्होंने बहुत कुछ सहा है अपने बेटे बहू से। हाँ,
अब मैं अपनी सरला को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, रानी बनाकर रखूंगा। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। अरे जरूरी नहीं कि हर माँ बाप अपने बच्चों की सारी गलतियाँ माफ करके उन्हें गले लगा ले। तुम जैसे दुष्ट संतान के साथ तो ऐसा ही होना था। काश हमने माँ जी के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो आज आपके पापा की सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाती, लेकिन अफसोस हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। सरला जी को लेकर सुशील जी गुजरात चले जाते हैं और यहाँ विशाल और काजल बस हाथ मलते रह जाते हैं। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।